हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बेहद खास रहने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पूंजी लाभ अर्थात कैपिटल गेन्स के बारे में। अगर हम बात करते हैं पूंजी लाभ की तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बीकॉम 4th सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इसमें से अक्सर न्यूमेरिकल और थ्योरी पूछ लिया जाता है 15 नंबर में। तो आइए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन्स यानी कि पूंजी लाभ की थ्योरी, और उसके बाद में देखेंगे इसके कुछ प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, थ्योरी में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर प्रश्न बन जाता है इम्पोर्टेंट कि भैया पूंजी लाभ से आप क्या समझते हैं, पूंजी लाभ की गणना किस प्रकार की जाती है, या फिर अक्सर इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए जो पूंजी लाभ के कर मुक्ति से संबंधित हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भैया पूंजी लाभ होता क्या है। तो इसके अंदर हमने लिखवाया है कि भैया पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ पूंजी लाभ कहलाते हैं, यानी कि एनी प्रॉफिट arising out from the transfer of a capital assets is capital gain। ठीक है जी, यानी कि पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाला लाभ ही क्या कहलाता है, हमारा पूंजी लाभ कहलाता है। यानी कि पूंजी लाभ के लिए जरूरी है सबसे पहले पूंजी संपत्ति का होना, इसीलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखवाया है कि भैया पूंजी लाभ के लिए पूंजी संपत्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। और पूंजी संपत्ति से आज से ऐसी संपत्ति से होता है चाहे वह व्यापार अथवा पेशे से संबंधित हो अथवा नहीं, यानी कि ये चाहे वो बिजनेस और प्रोफेशन से संबंधित हो अथवा नहीं, तथा चल हो अथवा अचल। क्योंकि संपत्ति हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है चल संपत्ति और एक होती है अचल संपत्ति। चल संपत्ति से आज से ऐसी संपत्ति से होता है जो कि चलायमान प्रकृति की होती है, अर्थात जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। जबकि अचल संपत्ति क्या होती है भैया, अचल संपत्ति से आज से ऐसी संपत्ति से होता है जो कि अचलायमान प्रकृति की होती है, जिसे एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर आसानी से लाया और ले जाया नहीं जा सकता है। जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं चल संपत्ति की, तो चल संपत्ति क्या होती है, ऐसी संपत्ति जो कि चलायमान प्रकृति की होती है, जिसे एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है, वो हमारी चल संपत्ति कहलाती है। जैसे आपकी कोई गोल्ड की ज्वेलरी। ठीक है जी। तथा FIIs द्वारा उसमें सेबी अधिनियम के अनुसार विनियोग किया गया हो। FIIs कौन होते हैं, FIIs का मतलब होता है भैया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो विदेशी नागरिक आकर के हमारे यहाँ निवेश करते हैं उनको हम कहते हैं FIIs, जो कि शेयर मार्केट में आकर के हमारे यहाँ निवेश करते हैं। ठीक है जी। लेकिन निम्नलिखित को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता है। किस किस को नहीं माना जाता है भैया पूंजी संपत्ति? सबसे पहले व्यापारिक रहतिया को हम पूंजी संपत्ति नहीं मानेंगे। ठीक है जी। घरेलू वस्तु को हम पूंजी संपत्ति नहीं मानेंगे, यानी कि जैसे प्राइवेट कार हुई, कोई प्राइवेट फर्नीचर हुआ, है ना, इस चीज़ को अगर हम बेच करके कोई भी प्रॉफिट बना रहे हैं तो उस कंडीशन में वो कैपिटल गेन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाती हैं। इसके अलावा जैसे आपकी कृषि भूमि हुई, कृषि भूमि का मतलब है गांव में स्थित कृषि भूमि, बशर्ते वो 10,000 से कम आबादी वाले स्थान अथवा नगर पालिका से 8 किलोमीटर की परिधि के बाहर हो। मोटे तौर पे आप ये समझें कि सबसे पहले पूंजी लाभ के लिए जरूरी है पूंजी संपत्ति का होना, यानी कि पूंजी लाभ के लिए पूंजी संपत्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन पूंजी संपत्ति के अंदर कुछ 2-3 चीज़ें नहीं आती हैं
जैसे सबसे पहले व्यापारिक रहतिया, घरेलू वस्तु और गांव में स्थित कृषि भूमि, राइट। अब पूंजी संपत्ति भी भैया हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है अल्पकालीन पूंजी संपत्ति और एक होती है दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति को अपन हिंदी में कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, और दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति को अपन हिंदी में कहते हैं भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, राइट। अब भैया अल्पकालीन पूंजी संपत्ति क्या है? देखो, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति से आज से ऐसी संपत्ति से है जो कि करदाता के पास 36 माह या उससे कम अवधि के लिए रही हो। 36 माह का मतलब क्या होता है? 3 साल। जबकि इसके विपरीत दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति से आज से ऐसी संपत्ति से है जो कि करदाता के पास 36 माह या उससे अधिक अवधि के लिए रही हो। 36 माह का मतलब 3 साल। यानी कि अगर मान लो किसी भी व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी अप टू 3 ईयर यानी कि 3 सालों तक रही है, तब तो वो कहलाएगी अल्पकालीन पूंजी संपत्ति, और 3 साल से अधिक अवधि के लिए रही है तो उस कंडीशन में वो कहलाएगी दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। जैसे अगर मान लो 2021 में किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का कोई प्लॉट खरीदा, ठीक है जी, जिसे उसने 2025 में जा करके 20 लाख रुपए का बेच दिया, यानी कि उसे मोटा मोटा कितने रुपए का गेन हुआ? 10 लाख रुपए का। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया ये जो 10 लाख रुपए का प्लॉट था वो हमारा कैपिटल एसेट्स तो कहलाएगा, लेकिन कैसी कैपिटल एसेट्स कहलाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स? तो यहाँ पर प्लॉट व्यक्ति के पास 3 साल से अधिक अवधि के लिए रहा है, यहाँ पे तो भैया 4 साल के लिए रहा है, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये जो हमारी कैपिटल एसेट है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है? ये हो गई भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, क्योंकि ये करदाता के पास 3 साल से अधिक अवधि के लिए रही है, राइट। अगर मान लो ये प्लॉट ये 3 साल के भीतर बेच देता, सपोज दैट 2021 में खरीद करके 2023 में बेच देता, यानी कि 3 साल के अंदर बेच देता, तो उस कंडीशन में हम ये कहते ये प्लॉट हमारी कैपिटल एसेट तो कहलाती, लेकिन कैसी कैपिटल एसेट कहलाती? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, क्योंकि इसको करदाता द्वारा 3 साल के भीतर बेच दिया गया है, राइट। अच्छा, लेकिन आपको एक चीज़ समझना चाहिए, ये डेफिनेशन हमारी सिक्योरिटीज़ के मामले में चेंज हो जाती है, यानी कि शेयर डिवेंचर बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के मामले में ये डेफिनेशन चेंज हो जाती है। इस मामले में क्या होता है कि अगर मान लो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति से आज से ऐसी पूंजी संपत्ति से होता है जो कि करदाता के पास 1 साल तक रही है, यानी कि 1 वर्ष की अवधि तक के लिए रही है। अगर मान लो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रही है तब ये कहलाती है दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। आपको 3 साल कब देखने हैं सभी संपत्तियों के मामले में, लेकिन 1 साल कब देखना है केवल और केवल सिक्योरिटीज़ के मामले में, यानी कि शेयर डिवेंचर बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के मामले में, राइट। इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र, यानी कि पूंजी लाभ के लिए हस्तांतरण का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, सबसे पहले ज़रूरी है पूंजी संपत्ति का होना, दूसरे नंबर पे ज़रूरी है हस्तांतरण का होना। तो यहाँ पे हमने दूसरी हेडिंग बनवाई है हस्तांतरण, ठीक है जी। यानी कि पूंजी लाभ के लिए पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण का होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर हस्तांतरण का मतलब क्या है? सेल ऑफ एसेट्स, यानी कि संपत्ति का विक्रय। माने जब तक वो प्रश्न में आपसे बेचा नहीं बोलेगा, जब तक आपके पास आप चाहे कितनी भी एसेट्स एक्वायर कर लें, चाहे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्वायर कर लें, चाहे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एक्वायर कर लें, मतलब आप चाहे 50 एसेट एक्वायर कर लें, 100 एसेट्स एक्वायर कर लें, कितनी भी एसेट्स आप एक्वायर कर लें, जब तक आप उनको सेल नहीं करेंगे, जब तक आप उनका विक्रय नहीं करेंगे, जब तक आप उन्हें बेचेंगे नहीं, तब तक आपको जो है वो कोई भी कैपिटल गेन नहीं होगा। यानी कैपिटल गेन के लिए ज़रूरी है सबसे पहले एक कैपिटल एसेट्स का होना, दूसरे नंबर पे ज़रूरी है उसके ट्रांसफ़र यानी कि उसके हस्तांतरण का होना, ठीक है जी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें ट्रांसफ़र होने पर भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है। जैसे
अगर मान लो आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, सपोज दैट 2021 में हमने 1 लाख रुपए के ब्रिटानिया के शेयर्स खरीदे थे। अब ब्रिटानिया की ब्रेड आती है, हम सब लोग ब्रिटानिया की ब्रेड खाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर मान लो सपोज दैट हमने 2021 में 1 लाख रुपए के ब्रिटानिया के शेयर्स खरीदे थे, ब्रिटानिया कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, हमने 2022, 23 या 24 में उन शेयर्स को किसी व्यक्ति को गिफ्ट कर दिया, वह ट्रांसफ़र तो हुआ है, लेकिन कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को हस्तांतरण नहीं माना जाता है। इसी तरीके से अगर मान लो आप वसीयत के अंतर्गत अपनी किसी संपत्ति का हस्तांतरण अपने किसी प्रिय व्यक्ति को कर रहे हैं, तो भी उस कंडीशन में वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, राइट। तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे क्या है? पूंजी संपत्ति हो गया। पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले लाभ क्या कहलाते हैं? पूंजी लाभ कहलाते हैं। अब पहले नंबर पे जरूरी है पूंजी संपत्ति का होना, दूसरे नंबर पे जरूरी है हस्तांतरण का होना। हस्तांतरण किन किन चीज़ों को नहीं माना जाता है वो हमने आपको बता दिया। अब तीसरे नंबर पे जरूरी है लाभ का होना, यानी कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो हेडिंग बनेगी आपकी क्या बनेगी? तीसरे नंबर पे हेडिंग बनेगी लाभ, यानी कि पूंजी संपत्ति के लिए लाभ का होना अत्यंत आवश्यक है। सपोज दैट आपने 2021 में 10 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा, जिसे 2025 में 20 लाख रुपए का बेच दिया, तो मोटा मोटा आपको कितने रुपए का गेन हुआ? 10 लाख रुपए का। अब जो आपको टैक्स भरना है इस 10 लाख रुपए पर भरना है, ना कि इस पर। इसीलिए कहते हैं कि पूंजी संपत्ति के लिए लाभ का होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब जब तक आपको पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से लाभ नहीं होगा तब तक आपको कोई भी कैपिटल गेन पर टैक्स जो है वो नहीं देना है, क्योंकि आपको कैपिटल गेन ही नहीं हुआ है, राइट। अब जब भी आप पूंजी लाभ की गणना करने के लिए जाते हैं, जब भी आप कैपिटल गेन को कंप्यूट करने के लिए जाते हैं, इसका कैलकुलेशन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपके सामने दो सिचुएशन आती हैं। सबसे पहला दीर्घकालीन पूंजी लाभ या अल्पकालीन पूंजी लाभ। अब भैया दीर्घकालीन पूंजी लाभ क्या है, अल्पकालीन पूंजी लाभ क्या है? देखो, दीर्घकालीन पूंजी लाभ से आज से ऐसे पूंजी लाभ से है जो कि दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होता है, जबकि अल्पकालीन पूंजी लाभ से आज से ऐसे पूंजी लाभ से है जो कि अल्पकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होता है। अब ये दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति क्या होती है, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति क्या होती है, ये ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं इन डिटेल्ड, ठीक है जी। तो केवल यही चीज़ें हैं, इसके आगे डिडक्शन के ऊपर चर्चा हम आगे करेंगे जब हम एडवांस लेवल के थोड़ा सा और प्रश्न डिस्कस करेंगे। अब हम सीधा चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की ओर कि भैया अगर मान लीजिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम कैपिटल गेन्स के जो है वो न्यूमेरिकल को सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। तो आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम स्वाति प्रकाशन के रिफ्रेशर का प्रयोग करेंगे। ये हमारी तरफ से कोई भी सजेशन, सलाह या रिकमेंडेशन नहीं है। आप चाहें तो किसी भी रिफ्रेशर को खरीद सकते हैं। ये वीडियो हम केवल और केवल एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, जिसमें हम आज सहारा लेंगे स्वाति पब्लिकेशन के इस रिफ्रेशर का, ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैपिटल गेन्स यानी कि पूंजी लाभ की, तो हमने जैसे कि अभी आपको बताया था कि वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी निकाल सकते हैं या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी निकाल सकते हैं, राइट। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे सेल्स कंसीडरेशन, ठीक है जी। सेल्स कंसीडरेशन का मतलब क्या है? सेल्स कंसीडरेशन का मतलब है भैया विक्रय प्रतिफल। जहाँ पेन चलेगी केवल और केवल आप वहाँ पर ध्यान देंगे, इसके आगे आप कहीं पर भी ध्यान नहीं देंगे। जैसे सेल्स कंसीडरेशन दिया हुआ है, सपोज दैट आपको कितने रुपए का, सपोज दैट आपने कोई भी अपना 10 लाख रुपए का प्लॉट बेचा है, जिस पे बेचने पे आपने सेलिंग एक्सपेंसेस कर दिए हैं कुछ, यानी कि बिक्री व्यय कर दिए हैं कितने रुपए के। सपोज दैट उसे बेचने पे आपने जो बिक्री व्यय हैं वो कर दिए हैं 1 लाख रुपए के, यानी कि मोटा मोटा आपकी जेब में कितना रुपया आया, 9 लाख रुपया। तो 9 लाख रुपया हो गया नेट सेल्स कंसीडरेशन, ठीक है जी। शुद्ध विक्रय प्रतिफल कितने रुपए हो गया, 9 लाख रुपए। अब इसमें से हम माइनस करेंगे इकोआ। इकोआ का मतलब क्या होता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है कि सपोज दैट
जो प्लॉट आज हम 10 लाख रुपए का बेच रहे हैं, ये प्लॉट हमने कुछ रुपए का खरीदा भी तो होगा। सपोज दैट ये प्लॉट हमने खरीदा था 5 लाख रुपए का 2001 में। कब खरीदा था? 5 लाख रुपए का 2001 में। ठीक है जी। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 5 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाई करेंट इंडेक्स। इस समय करेंट इंडेक्स कितनी चल रही है? तो ये हमारी होती है इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है जी। तो 2023-24 की इस समय इंडेक्स क्या चल रही है? 348। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 348। ठीक है जी। ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि इसमें जो हमारा करंट इंडेक्स चल रहा है, इस समय जो हमारा लेटेस्ट वाला इन्फ्लेशन इंडेक्स चल रहा है वो कितना चल रहा है? 348। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया? 348, राइट। इसके बाद क्या होगा? हमें देखना है इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। सपोज दैट जो प्लॉट आज हम 10 लाख रुपए का बेच रहे हैं, ये प्लॉट हमने 1 अप्रैल 2001 को सपोज दैट सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 लाख रुपए का खरीदा था। कितने रुपए का खरीदा था भैया? 5 लाख रुपए का, राइट। अब हमें क्या करना है? अब हमें कब की इंडेक्स देखनी है? अब हमें इंडेक्स देखनी है 2001-2 की। और 2001-2 की इंडेक्स कितनी चल रही है? 100। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया? 100। अगर आप मान लीजिए इस लगभग आधे घंटे की वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आपको कैपिटल गेन का एक एक पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं पे भी दिक्कत आने वाली नहीं है। सुनिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 348 डिवाइडेड बाई 100 करके कितना आ गया? 17,40,000। यार ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे कितना आ गया? 17,40,000। ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब है इकोई। इकोई का मतलब क्या है कि हमने जितने भी रुपए इस घर के ऊपर, सुधार के ऊपर खर्च किए हैं या फिर इसका पुनर्निर्माण हमने कोई कराया है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम कोई घर बनवाते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है कि उसका लेंटर सटकने लगता है या फिर उसमें कोई और परेशानी आ जाती है। ठीक है। तो लोग बाग क्या करते हैं कि उसका समय समय पर रेनोवेशन कराते रहते हैं, समय समय पर उसका पुनर्निर्माण कराते रहते हैं, समय समय पर उसकी मरम्मत कराते रहते हैं ताकि उसकी लाइफ और बढ़ जाए और वो जो हमारा मकान है वो लंबे समय तक चलता रहे। ठीक है जी। तो अभी इसमें क्या है कि हमने सपोज दैट इम्प्रूवमेंट अपने इस मकान में कोई कराई नहीं है, तो 9 लाख रुपए हमारा नेट सेल्स कंसीडरेशन था, जबकि इकोआ कितना निकल के आ गया? 17,40,000 रुपये। तो 9 लाख रुपए में से अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 17,40,000 रुपये। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया? 8,40,000 रुपये। लेकिन अब ये क्या निकल के आएगा? माइनस में निकल करके आ रहा है। तो हम यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ना लिख करके क्या लिख देंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, LTCL, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। डिडक्शन से फिलहाल अभी आप कोई मतलब नहीं रखेंगे, इसको हम आगे देखेंगे। इस तरीके से हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस निकल करके आ जाएगा। अगर सपोज दैट या नेट सेल्स कंसिडरेशन 17,40,000 रुपये होता और यहाँ पर 9 लाख रुपये होता, तो उस कंडीशन में 17,40,000 में से 9 लाख रुपये घटा करके हम यहाँ पर जो है वो 8,40,000 रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल देते हैं, राइट। इसी तरीके से क्या होगा कि सपोज दैट हमने कोई 10 लाख रुपए के शेयर्स बेचे, ठीक है, जिनको बेचने पे हमने 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, यानी मोटा मोटा हमारी जेब में कितना रुपया आया? 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए हमारा नेट सेल्स कंसीडरेशन हो गया। 9 लाख रुपए क्या हो गया? नेट सेल्स कंसीडरेशन हो गया, राइट। अब इसमें से हम माइनस करेंगे कोआ। कोआ का मतलब है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सपोज दैट ये शेयर्स हमने खरीदे थे 5 लाख रुपए के, 9 लाख रुपए के बेचे, 5 लाख के खरीदे, यानी कि गेन हमें कितना हो गया? 4 लाख रुपए का। हम ये मान करके चल रहे हैं ऐसे में हमने इम्प्रूवमेंट कोई करा ही नहीं है, राइट। तो 4 लाख रुपए हमारा क्या हो गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG। आई होप कि आपको दोनों चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम सीधा चलते हैं रिफ्रेशर के एक क्वेश्चन की तरफ और एक क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अभी जैसे इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है।
इस वाले प्रश्न में जो है आपको ये दिया हुआ है कि भैया ये आपसे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने गत वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित सूचनाएं दी। सबसे पहले आपको डेट ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स दे रखा है 82,288 रुपये, यानी कि हमने डेट ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स 1 दिसंबर 2009 दे रखा है 82,288 रुपये का, यानी कि 1 दिसंबर 2009 को हमने एसेट्स एक्वायर करी है 82,288 रुपये की। डेट ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स दे रखा है 1 अगस्त 2012 36,800 रुपये, यानी कि 1 अगस्त 2012 को हमने शेयर्स एक्वायर करे हैं 36,800 रुपये के। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एसेट्स दे रखी है 1 जनवरी 2014 को 37,400 रुपये की, यानी 1 जनवरी 2014 को हमने एसेट्स में इम्प्रूवमेंट कराया है 37,400 रुपये का। इसके अलावा आपको श्री कृष्ण ने कह रहे हैं कि अपने सभी अंश गत वर्ष 2023-24 में 60,000 रुपये में बेच दिए। देखो अभी हमने आपको बताया था कि एसेट्स को आप चाहे कितना भी एक्वायर कर लें, आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, कितनी भी जितना मर्जी चाहे आप उतनी एसेट्स को एक्वायर कर लें, लेकिन जब तक आप उस एसेट्स को नहीं बेचेंगे तब तक आपका कोई भी कैपिटल गेन होने वाला नहीं है। जैसे इसने ये बोल दिया बेचे, इमीडिएटली अब हमें दिमाग लगाना है। जैसे बोले बेचे हैं, जैसे बोल दे बेच या बेचा या बेच दिया, है ना, तो इमीडिएटली हमें समझ जाना है कि यहाँ पे कोई ना कोई कैपिटल गेन का चार्ट बनने वाला है। अब यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का चार्ट भी बन सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का चार्ट भी बन सकता है। तो अब हमें ये दिमाग लगाना है कि अगर इसने अपनी कोई भी संपत्ति बेची है तो कब बेची है। वो कह रहे हैं 2023-24 में 60,000 रुपये में बेच दी है, मैंने 2023-24 में संपत्ति को बेचा गया है। अब हमें अपने माइंड में क्वेश्चन करना है कि जिस संपत्ति को हम 2023-24 में बेच रहे हैं, एक्चुअल में इस संपत्ति को हमने खरीदा कब था। जैसे कह रहे हैं अपने अंश गत वर्ष 2023-24 में 60,000 रुपये में बेच दिए, तो आप देखें कि हमने शेयर्स खरीदे कब थे। हमने ये शेयर्स एक्वायर करे थे 1 अगस्त 2012 में, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या है कि 2023-24 में हम किसी शेयर्स को बेच रहे हैं जो शेयर्स हमने 2012 में खरीदे हैं। तो शेयर्स के मामले में हमें 1 साल देखना होता है या 3 साल। शेयर्स के मामले में देखना होता है भैया हमें 1 साल। तो यहाँ पे क्या है कि शेयर्स हमारे पास 1 साल से अधिक अवधि के लिए रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ट बनेगा वो किस चीज़ का बनेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, LTCG का, राइट। इसके आगे आपसे वो कह रहा है तथा संपत्तियां 3,50,000 रुपये में बेच दी। फिर से बेच बोल दिया, इसका मतलब हमें इमीडिएटली समझ जाना है कि यहाँ पे एक और कैपिटल गेन का चार्ट बनने वाला है। अगर वो 4 बार बेच बोलेगा तो हम 4 बार कैपिटल गेन का चार्ट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे कह दिया 3,50,000 रुपये में बेच दी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक और कैपिटल गेन का चार्ट बनेगा। अब हमें दिमाग लगाना है कि कैपिटल गेन का चार्ट बनेगा तो यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का चार्ट भी बन सकता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का चार्ट भी बन सकता है। जैसे कह रहे हैं 3,50,000 रुपये में बेच दी, अब हमें दिमाग लगाना है कि बेची कब है, तो 2023-24 में बेची है। कह रहा है ना 2023-24 में 60,000 रुपये में बेच दी है तथा संपत्तियां 3,50,000 रुपये में बेच दी। इसका मतलब ये 3,50,000 रुपये की संपत्तियां 2023-24 में बेची गई हैं। अब हमें दिमाग लगाना है कि ये जो संपत्तियां हैं ये एक्चुअल में खरीदी कब गई थी। तो ये कह रहे हैं कि एसेट्स एक्वायर करी गई थी 1 दिसंबर 2009 को। तो एसेट्स के मामले में हमें क्या देखना होता है, 1 साल या 3 साल। एसेट्स के मामले में देखना होता है भैया हमें 3 साल, और शेयर डिवेंचर बॉन्ड के मामले में देखना होता है 1 साल। तो यहाँ पे भी अगर हम दिमाग लगाते हैं तो 2009 में हमने किसी एसेट्स को एक्वायर करा था जिसे हम बेच रहे हैं 2023-24 में। इसका मतलब ये वाली जो हमारे पास एसेट्स है वो भी 3 साल से अधिक अवधि के लिए रही है। अगर कोई एसेट्स हमारे पास 3 साल से अधिक अवधि के लिए रही है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारी क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। और यहाँ पे किस चीज़ का चार्ट बनेगा, फिर से LTCG का, राइट। अगर ये एसेट्स हम 3 साल के अंदर बेच देते तो उस कंडीशन में यहाँ पर किस चीज़ का चार्ट बन जाता, STCG का, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे 2 LTCG के चार्ट बनने हैं। तो हम सबसे पहले दोनों LTCG के चार्ट बना ले रहे हैं, पहला शेयर्स के लिए और दूसरा एसेट्स के लिए। लेकिन सबसे पहले हमें लिखना होता है ऊपर
कि भैया हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है, ऑफ मिस्टर, क्या नाम है इनका, डॉक्टर कृष्ण, श्री कृष्णा, मिस्टर कृष्णा, अंडर हेड ऑफ कैपिटल गेन्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सेल्स कंसीडरेशन, इसमें से हम माइनस कर देंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। तो फाइनली हमारे सामने निकल करके आ जाएगा नेट सेल्स कंसीडरेशन। इसमें से माइनस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के मामले में केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होती है। ये चार्ट अभी हम आपको दिखा चुके हैं। इसे संक्षेप में प्यार से बुलाते हैं इकोआ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस, हमने काफ़ी ज़्यादा सिंपल कर दिया है, करंट इंडेक्स जो भी चल रही है, डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। इसका मतलब यह है कि जिस वर्ष हमने संपत्ति को खरीदा है उस वर्ष जो भी इंडेक्स चल रही है हमारी इन्फ्लेशन की, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही होगी तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को संक्षेप में अपन बुलाते हैं प्यार से इकोई, यानी कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई करेंट इंडेक्स डिवाइडेड बाई इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। इसमें से इन दोनों को माइनस करके जो भी आएगा, पीछे माइनस का साइन है ना, तो इन दोनों को माइनस करके जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, LTCG, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक चार्ट तो ये बन गया, और दूसरा चार्ट बनाते हैं हम ये वाला। वो वाला तो शेयर्स के लिए हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा हमारा एसेट्स के लिए। ये वाला भी LTCG का चार्ट बनना है, लेकिन किसके लिए, एसेट्स के लिए। इसमें भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें भी सबसे पहले हम सेल्स कंसीडरेशन लिख देंगे। लेकिन फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। तो हमारे सामने क्या निकल करके आ जाएगा, नेट सेल्स कंसीडरेशन निकल करके आ जाएगा। अब इस नेट सेल्स कंसीडरेशन में से क्या माइनस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या है भैया, इकोआ। इकोआ कैसे निकलता है भैया, कॉस्ट में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे करेंट इंडेक्स से, डिवाइड कर देंगे इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर से, तो हमारे सामने इकोआ निकल करके आ जाएगा यहाँ। साथ में हम इसमें से माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। वो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई करेंट इंडेक्स डिवाइडेड बाई इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। जैसे हम नेट सेल्स कंसीडरेशन में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, फाइनली हमारे सामने फिर से आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
जैसे कि सबसे पहले हमने आपको इसमें चार्ट जो है वो कॉपी करा दिया है। चार्ट कॉपी करने के बाद में अब हम सीधा इसको जो है करते हैं काम को स्टार्ट। अभी जैसे आपसे वो कह रहा है कि श्री कृष्ण ने अपने सभी अंश गत वर्ष 2023-24 में 60,000 रुपये में बेच दिए। अब जितने रुपए में बेच दिए वो हम लिख देंगे सेल्स कंसीडरेशन में। अब हमें दिमाग लगाना है, क्या यहाँ पे भैया सेलिंग एक्सपेंसेस तो नहीं हुए, क्या यहाँ पर हस्तांतरण व्यय, कानूनी व्यय, दलाली व्यय ऐसे करके तो कुछ दिए हुए नहीं है। तो भैया इस तरीके के यहाँ पर कोई भी व्यय दिए हुए नहीं है, जो कि हमने संपत्ति को बेचने पर करे हो, खरीदने पर नहीं, बेचने पर करे हो। कुछ नहीं है तो 60,000 में से माइनस करके 0। नेट सेल्स कंसीडरेशन भी हमारी पॉकेट में कितना आ गया, 60,000 रुपये। हमारी जेब में कितना रुपया आ गया टोटल, 60,000 रुपये। अब इसमें से माइनस करेंगे इकोआ यानी कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब हम देखेंगे जैसे ये शेयर्स हमने 2023-24 में 60,000 रुपये में बेचे हैं, तो इन अंशों को हमने खरीदा कब था, इन शेयर्स को हमने एक्वायर करा था 1 अगस्त 2012 को 36,800 रुपये का। तो कॉस्ट के नीचे लिख देंगे, लागत के नीचे हम लिख देंगे 36,800 रुपये। मल्टीप्लाइड का मल्टीप्लाई आ गया। करेंट इंडेक्स, करेंट इंडेक्स का मतलब है जो इस समय लेटेस्ट वाली चल रही है हमारी, इस समय लेटेस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चल रही है 348। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो हमारी करेंट इंडेक्स है वो कितनी है, 348। तो वो उसमें हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें देखनी है इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। जैसे अगर मान लो कि ये जो हमने शेयर्स एक्वायर करे हैं 1 अगस्त 2012 में हमने जो है इन शेयर्स को एक्वायर करा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे हमने इन शेयर्स को 1 अगस्त 2012 को एक्वायर करा है। अब समस्या ये आती है कि भैया हम 2011-12 की इंडेक्स देखें या 2012-13 की इंडेक्स देखें, तो उस कंडीशन में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इसके पहले वाला महीना आपको देखना पड़ेगा। अगर ये वाला जो महीना है वो अप्रैल से पहले का है, तब तो हम इससे पहले वाले ईयर को जोड़ देंगे इसमें। अगर ये महीना अप्रैल के बाद का है तो हम क्या करेंगे, या अप्रैल है ना, अप्रैल है या अप्रैल के बाद का है, तो इस मामले में हम इसके अगले वाले साल इसमें जोड़ देंगे। जैसे अब ये 1 अगस्त 2012 को हमने शेयर से एक्वायर करे हैं, तो ये अप्रैल के बाद का महीना है, तो हमने बताया था अप्रैल या अप्रैल के बाद का अगर महीना है तो 12 के बाद वाला ईयर उठा लो, यानी कि 12-13। तो 2012-13 की इंडेक्स हम देखेंगे, कब की इंडेक्स देखेंगे भैया, 2012-13 की। 2012-13 की इंडेक्स कितनी चल रही है, 200। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर में 200। अगर मान लो यहाँ पर 1 अगस्त 2012 ना हो करके सपोज दैट यहाँ पर 1 मार्च 2012 होता, ठीक है जी, तो हम क्या करते, फिर हम 2012-13 की इंडेक्स नहीं देखते। फिर जैसे ये वाला जो मार्च है हमारा अप्रैल के पहले का महीना है, तो 12 से पहले देख लो क्या आता है, 11। फिर हम यहाँ 2011-12 की इंडेक्स देखते, ठीक है जी। अगर मान लो होता है यहाँ फरवरी 2012, 1 फरवरी 2012, तो उस मामले में हम क्या करते हैं, फिर हम क्या 11-12 की इंडेक्स देखते हैं या 12-13 की। फिर हमें देखना होता है कि इसके पीछे ये जो महीना लिखा हुआ है क्या ये अप्रैल से पहले का है या अप्रैल या फिर अप्रैल के बाद का है। अगर यहाँ महीना होता क्या, अब जैसे यहाँ फरवरी है तो यानी अप्रैल के पहले का महीना है, तो हम 12-13 की इंडेक्स ना दे करके 1 साल पीछे चले जाएंगे, यानी कब की इंडेक्स देखेंगे, 2011-12 की। अगर यहाँ होता 1 अप्रैल 2012, तो इसका मतलब क्या है कि फिर कब की इंडेक्स देखते, हमने बताया अप्रैल या अप्रैल के बाद का महीना है, तो 1 साल आगे चले जाओ, माने फिर इंडेक्स देखते 2012-13 की, ठीक है जी। तो लौट के आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। जैसे इसमें कह रहा है कि हमने जो शेयर्स एक्वायर करे हैं वो 1 अगस्त 2012 को करे हैं, तो यहाँ पे अगस्त हमारा अप्रैल के बाद का महीना है, तो हमने इन्फ्लेशन इंडेक्स देख ली 2012-13 की। 2012-13 की इंडेक्स हमारी 200 चल रही थी। अब हम क्या करेंगे, 36,800 मल्टीप्लाइड बाई 348 डिवाइडेड बाई 200 करके हमारे सामने कितना आ रहा है, 64,032, यानी कि 64,032। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्या देखना हमने शेयर्स में कोई इम्प्रूवमेंट कराया है, जी नहीं भैया, एसेट्स में तो कराया है, शेयर्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो यहाँ 0 लिख दिया।
अब 60,000 में से 64,032 घटा दो, ऊपर 60,000 है, यह माइनस लगा हुआ है ना इसके पीछे, तो इसके नीचे अगर 10 वैल्यू है तो पूरी 10 वैल्यू माइनस होएंगी नेट सेल्स कंसीडरेशन में से। जैसे यहाँ नेट सेल्स कंसीडरेशन हमारा 60,000 रुपये का है, तो इसमें से हम सबसे पहले माइनस करेंगे 64,032, माइनस करके कितना आ रहा है हमारा, माइनस का 4,032। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा। अगर आंसर नेगेटिव में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है जी, यहाँ LTCG नहीं होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, LTCL यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है जी। अब देखो ये हमने क्या करा है, ये हमने LTCG का चार्ट बनाया था किस चीज़ के लिए, शेयर्स के लिए। अब हमने जो पीछे चार्ट बनाया है वो किसके लिए बनाया है, LTCG का हमने जो चार्ट बनाया है वो बनाया है पीछे वाला एसेट्स के लिए। किस चीज़ के लिए बनाया है भैया, एसेट्स के लिए। अब हमें दिमाग लगाना है कि भैया यहाँ पे हमने संपत्तियाँ कितने रुपए की बेची हैं, 3.5 लाख रुपए की। तो सेल्स कंसिडरेशन में हमारा आ गया 3.5 लाख रुपए। क्या इन्हें बेचने पे कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ है, बिक्री व्यय, हस्तांतरण व्यय, दलाली व्यय, कानूनी व्यय, कुछ इस तरीके के व्यय हुए हैं इन्हें बेचने पर? जी बिल्कुल नहीं हुए भैया। तो यहाँ पे 0 रुपये लिख दिया हमने। 3.5 लाख में से 0 रुपये घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 3.5 लाख रुपये आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी, मतलब जिस एसेट्स को हम सेल कर रहे हैं 3.5 लाख रुपए का, इस एसेट्स को हमने कुछ रुपए का खरीदा भी तो होगा। तो अब हमें देखना है कि भैया हमने इस एसेट्स को हमने कितने रुपए का एक्वायर करा था, यानी कि कितने रुपए का इसका अधिग्रहण करा था, कितने रुपए का इस एसेट्स को खरीदा था। तो ये एसेट्स हमने खरीदी थी 82,288 रुपये की। तो कॉस्ट में कितना आ जाएगा, 82,288। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे करेंट इंडेक्स से। करेंट इंडेक्स हमने आपको बताया था कितना चल रहा है, लेटेस्ट वाला सबसे लास्ट का 348, डिवाइडेड बाई इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है। इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर का मतलब है कि जिस वर्ष हमने एसेट्स एक्वायर करी थी या जिस वर्ष हमने एसेट्स खरीदी थी उस वर्ष का इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना चल रहा है। जैसे ये एसेट्स हमने एक्वायर करी थी 1 दिसंबर 2009 को, तो 1 दिसंबर 2009 का मतलब क्या होता है बताएं। अगर ये एसेट्स हमने 1 दिसंबर 2009 को एक्वायर करी है तो अब हमें 2008-9 की इन्फ्लेशन इंडेक्स देखनी है या 2009-10 की इन्फ्लेशन इंडेक्स देखनी है। यहाँ पे भैया जो महीना दिया हुआ है वो अप्रैल के बाद का है, तो हम इसके एक आगे चले जाएंगे, माने 2009-10 की इन्फ्लेशन इंडेक्स देखेंगे। कब की इन्फ्लेशन इंडेक्स देखेंगे, 2009-10 की। और इस समय करेंटली 2009-10 की जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो कितनी चल रही है, 148। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 148, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 82,288 लिखा, मल्टीप्लाई करा 348 और डिवाइड मार दिया 148 से। तो हमारे सामने कितना आ गया, 193,488, राइट। अब हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालते हैं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या हमने अपनी एसेट्स में इम्प्रूवमेंट कराई है। जी बिल्कुल भैया, हमने अपनी एसेट्स का मतलब एसेट्स, इनका मतलब में इम्प्रूवमेंट का मतलब इम्प्रूवमेंट यानी सुधार, यानी एसेट्स में सुधार कराया है भैया हमने 37,400 रुपये का 1 जनवरी 2014 को। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 37,400 रुपये, गुणा का गुणा आ गया। करेंट इंडेक्स इस समय कितनी चल रही है, करेंट इंडेक्स भैया हमारी चल रही है 348। इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर का मतलब है कि जिस वर्ष हमने इम्प्रूवमेंट एसेट्स में कराई थी उस वर्ष की इन्फ्लेशन इंडेक्स कितनी है। जैसे ये इम्प्रूवमेंट कराई है हमने 1 जनवरी 2014 को, तो 1 जनवरी 2014 का मतलब क्या हो गया, हम 13-14 की इंडेक्स देखेंगे या 14-15 की। भैया अप्रैल के पहले का महीना दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1 साल पहले चले जाएंगे, मैंने 2013-14 की इंडेक्स देखेंगे। कब की देखेंगे भैया, 2013-14 की। और करेंटली इस समय जो 2013-14 की इंडेक्स चल रही है वो कितनी चल रही है, 220। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 220, राइट। तो यहाँ पे जैसे 37,400 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 348 और डिवाइडेड बाई 220 करके कितना आ रहा है, 59,160 रुपये। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इस नेट सेल्स कंसीडरेशन में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे सामने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस निकल करके आ जाएगा। जैसे मैंने 3,50,000 टाइप कर दिया है, माइनस कर दिया 1,93,488 माइनस कर दिया 59,160, इन दोनों को माइनस करके आ गया 97,352 रुपये, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है 97,352। अभी यहाँ प्लस में आंसर आया है, इसीलिए हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा हुआ रहने दिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा आंसर माइनस में होता तो उस कंडीशन में हम इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लिख देते, यानी कि संक्षेप में LTCL लिख देते। अब क्या हम टोटल कैपिटल गेन निकाल लें? टोटल कैपिटल गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जितना भी हमने शेयर से कैपिटल गेन करा है और प्लस जितना भी हमने एसेट से कैपिटल गेन करा है, उन दोनों को जोड़ करके टोटल कैपिटल गेन निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे हमें कितने रुपए का लॉस हुआ है? 4,032 रुपये का पीछे, तो यहाँ पे माइनस का 4,032 लिख दिया, क्योंकि लॉस है तो माइनस का लिखना पड़ेगा। यहाँ पे गेन कितने का हुआ है? 97,352 का, तो प्लस का लिख दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माने 97,352 में से हमने माइनस कर दिया 4,032, तो हमारे सामने बचा 93,320 रुपये। प्लस की संख्या बड़ी है इसीलिए प्लस का बचा है 93,320। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ नया जानने के लिए मिला है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर मान लीजिए आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन नीचे कमेंट ज़रूर करना कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बेकार लगा। थैंक यू।